हेलो, वेलकम टू सुमो बायोलॉजी। चलिए, लास्ट वाले लेक्चर में हम लोगों ने देख लिया था थ्री डोमेन तक। थ्री डोमेन सिस्टम कार्ल वीज ने प्रपोज किया 1999 में, और उन्होंने उसमें थ्री डोमेन बनाए, जिसमें से उन्होंने पहले दो डोमेन में किंगडम मोनेरा को बांट दिया है। पहले दो डोमेन में, पहले डोमेन में इन्होंने आर्कीबैक्टीरिया को रखा और दूसरे डोमेन में इन्होंने यूबैक्टीरिया को रखा। ठीक है, इसके बाद इन्होंने तीसरे डोमेन में यूकैरियोटिक किंगडम्स, यूकैरिया में इन्होंने यूकैरियोटिक किंगडम्स, जो चार किंगडम हमारे बचे, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया, उसको यूकैरिया में रखा। तो तीन डोमेन इन्होंने प्रपोज किए, आर्किया, यूबैक्टीरिया और यूकैरिया। आर्किया, बैक्टीरिया और यूकैरिया। यूकैरिया में इन्होंने दे दिए हैं, प्रोटिस्टा को रख दिया, फंजाई को रख दिया, प्लांटी को रख दिया और एनिमिलिया को रख दिया। तो थ्री डोमेन कार्ल वीज ने प्रपोज किया। इतना ही आप लोग के लिए याद रखना बहुत है। और पहले जो दो डोमेन है उसमें किंगडम मोनेरा को इन्होंने बांट दिया। इन्होंने आर्कीबैक्टीरिया को अलग कर दिया बैक्टीरिया से। मोनेरा में बैक्टीरिया साथ साथ प्लेस थे, इन्होंने उनको अलग अलग डोमेन में इस्टेब्लिश कर दिया, ये काम किया। तो इसको हम लोग थ्री डोमेन ऑफ लाइफ या सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं। थ्री डोमेन सिस्टम या सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन, क्योंकि मोनेरा में मिलने वाले आर्कीबैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया को इन्होंने अलग अलग डोमेन, सेपरेट डोमेन में, इंडिविजुअल डोमेन में प्लेस कर दिया। आर्किया में प्लेस कर दिया, बैक्टीरिया में प्लेस कर दिया और यूकैरिया में यूकैरियोटिक चार किंगडम को रख दिया। ये तो हुआ आपका थ्री डोमेन ऑफ लाइफ के बारे में जानकारी। लेट अस लुक एट दिस फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन टू अंडरस्टैंड द इशू एंड कंसिडरेशंस दैट इन्फ्लुएंस द क्लासिफिकेशन सिस्टम। अब हम लोग फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन को थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं। लेट अस लुक एट दिस फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन टू अंडरस्टैंड द इशू and consideration that influence the classification system. Earlier classification system included bacteria, blue-green alga, fungi, mosses, ferns, gymnosperms and angiosperms under plants. इससे पहले फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन से पहले वो कह रहा है कि भले फंजाई हो, भले मॉसेज हो, भले ब्लू ग्रीन अलगा हो, बैक्टीरिया हो, फर्न्स हो, जिम्नोस्पर्म्स हो, एंजियोस्पर्म्स हो, उसको प्लांट में रखा था। तो बेसिकली ये टू किंगडम क्लासिफिकेशन की बात कर रहा है। टू के बाद सीधे ही फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में आया है। हम लोगों ने बात करी थी कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन जो कैरोलस लिनियस ने प्रपोज किया था, उन्होंने प्लांटी और एनिमिलिया दो किंगडम इस्टेब्लिश किए थे और प्लांटी में हर उस ऑर्गेनिज्म को, हर उस सेल को रख दिया था जिसमें सेल वॉल मिल रही थी। तो फंजाई भी उसी में आ गए, बैक्टीरिया भी उसी में आ गए, सारे जितने भी साइनोबैक्टीरिया भी उसी में आ गए। जिनमें सेल वॉल की प्रेजेंस थी उसको उन्होंने प्लांटी में प्लेस कर दिया था। द कैरेक्टर दैट unified this whole kingdom was that all the organism included had a cell wall in their cell. तो किस लक्षण के आधार पे इन सबको, किस लक्षण के आधार पे बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया या फंजाई सबको इन्होंने उठा के प्लांटी में रख दिया? वो लक्षण था सेल वॉल की प्रेजेंस। दिस प्लेस टुगेदर ग्रुप्स विच वाइडली डिफर इन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इस वजह से केवल इन्होंने एक चीज़ देखी कि सेल वॉल है कि नहीं, इन्होंने उस प्रेजेंस, सेल वॉल की प्रेजेंस के हिसाब से ऑर्गेनिजम्स या सेल्स को रख दिया प्लांटी में। तो उससे गफलत क्या फैली? उससे गफलत ये फैली कि वो ऑर्गेनिजम्स या वो सेल्स भी जो कि आपस में काफ़ी अलग थे, कैरेक्टर काफ़ी अलग थे, वो सारे के सारे एक ही छत के नीचे आ गए। इट ब्रॉट टुगेदर द organisms or groups which widely different in their characteristic. It brought together the prokaryotic bacteria and the blue-green alga with other groups which are eukaryotic. तो प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया को, प्रोकैरियोटिक ब्लू ग्रीन एल्गा, साइनोबैक्टीरिया को दूसरे ग्रुप के साथ जो कि यूकैरियोटिक थे उनके साथ इनको प्लेस कर दिया गया, किसमें? प्लांटी में। इट आल्सो ग्रुप टुगेदर द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एंड मल्टीसेलुलर वंस। साथ के साथ दिक्कत क्या हुई कि भले यूनिसेलुलर हो, भले मल्टीसेलुलर हो, वो सारे के सारे एक ही जगह आ गए। से फॉर एग्जाम्पल क्लेमाइडोमोनस एंड स्पाइरोगेरा वर प्लेस्ड अंडर एल्गी। क्लेमाइडोमोनस यूनिसेलुलर एल्गा, स्पाइरोगेरा फिलामेंटस एल्गा, मल्टीसेलुलर है। तो यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, क्योंकि सेल वॉल की प्रेजेंस देखी और कुछ नहीं देखा, वो सारे के सारे किस में रख दिए गए? उठा के प्लांटी पे रख दिए गए। द क्लासिफिकेशन डिड नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म
टू किंगडम क्लासिफिकेशन जैसे कि पहले बात हुई, ऑटोट्रॉफ और हेटेरोट्रॉफ में भेदभाव नहीं कर रहा था, भले ऑटोट्रॉफ हो भले हेटेरोट्रॉफ हो, सबके सब एक साथ एक जगह रख दिए गए। एंड ऑटोट्रॉफिक ग्रीन प्लांट्स दो दे आल्सो शोड अ कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंस इन देयर सेल वॉल कंपोजिशन। तो ना केवल उनका प्लांट्स और फंजाई का मोड ऑफ न्यूट्रिशन अलग है, लेकिन साथ के साथ सेल वॉल का कंपोजिशन भी अलग अलग है। द फंजाई हैड काइटिन इन देयर सेल्स while the green plants have a cellulosic cell wall। फंजाई में काइटिन की बनी सेल वॉल है, जबकि प्लांट में सेलुलोज की बनी सेल वॉल है। When such characteristics were considered, the fungi were placed in separate kingdom fungi। जब इन सब बातों को ध्यान में दिया गया, तवज्जो दी गई, तब इस चीज़ की ज़रूरत हुई कि फंजाई को आप हटा लें। किससे हटा लें? प्लांटी से हटा के अब उसको प्लेस कर दिया गया, एक अलग किंगडम इस्टेब्लिश कर दिया गया, किंगडम फंजाई। किन्होंने इस्टेब्लिश किया? R.H. विटेकर ने। तो टिल 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, ध्यान दो, कान खोल के सुन लो, तो थोड़ा सा जागो, मुंह हाथ पे छींटे मारो और समझ लो कि फंजाई इससे पहले प्लांटी में था, लेकिन इन्होंने R.H. विटेकर साहब ने फंजाई को इस्टेब्लिश कर दिया है, अलग किंगडम, एक अलग पहचान दे दी, हटा लिया वहाँ से और किंगडम के नाम 5 किंगडम फंजाई के नाम से इस्टेब्लिश कर दिया। तो आपसे पूछा जाएगा कि फंजाई 4 किंगडम क्लासिफिकेशन या 3 किंगडम क्लासिफिकेशन या 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में फंजाई कहाँ था भी कि नहीं था? तो फंजाई इन तीनों में ही प्लांटी में प्लेस था। प्लांटी से हटा के उसको 5th किंगडम के तौर पे, सेपरेट किंगडम के तौर पे इस्टेब्लिश किया विटेकर साहब ने। ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स वर ग्रुप टुगेदर अंडर किंगडम मोनेरा। जितनी भी प्रोकैरियोटिक सेल्स, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स थे, उनको किंगडम मोनेरा में प्लेस कर दिया गया। एंड यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स ऑर्गेनिजम्स वर प्लेस्ड अंडर किंगडम प्रोटिस्टा। और यूनिसेलुलर यूकैरियोट को किंगडम प्रोटिस्टा में प्लेस कर दिया गया। किंगडम प्रोटिस्टा हैज ब्रॉट टुगेदर क्लेमाइडोमोनास क्लोरेला अर्लियर प्लेस्ड इन एल्गी विद इन प्लांट एंड बोथ हैविंग सेल वॉल। अब किंगडम प्रोटिस्टा इस्टेब्लिश होने से क्या हुआ? किंगडम प्रोटिस्टा इस्टेब्लिश होने से ये हुआ कि जो ऑर्गेनिजम्स पहले अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम या अलग अलग वर्गों में थे, जैसे कि क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला, जिनको पहले एल्गी में प्लेस किया गया था, और एल्गी था प्लांट में। क्लेमाइडोमोनास ग्रीन एल्गा, क्लोरेला ग्रीन एल्गा के नाम से पहले ही एल्गी में प्लेस थे, जो कि प्लांटी का हिस्सा था। अब उनको वहाँ से हटा लिया गया। कारण क्या था प्लांटी में प्लेस करने का? कि सेल वॉल की प्रेजेंस मिल रही है। तो क्लेमाइडोमोनास क्लोरेला को हटाया गया जब ये देखा गया कि ये केवल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, यूनिसेलुलर है। किंगडम प्रोटिस्टा हैड ब्रॉट टुगेदर क्लेमाइडोमोनास क्लोरेला विद पैरामीशियम एंड अमीबा। तो पैरामीशियम अमीबा जिनको कि रखा गया था किसमें? एनिमल किंगडम में। तो पैरामीशियम यूनिसेलुलर है, सिंगल सेल है, अमीबा सिंगल सेल है। सेल वॉल नहीं है तो इनको रखा गया था, सेल वॉल एब्सेंट है तो एनिमीलिया में। क्लेमाइडोमोनास क्लोरेला सिंगल सेल है, सेल वॉल है तो इनको रख दिया गया था प्लांटी में। अब भाई ये देखा गया सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स को हम लोगों ने किंगडम प्रोटिस्टा में रखा, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स को। तो ये भी सिंगल सेल है क्लेमाइडोमोनास क्लोरेला, और ये भी सिंगल सेल है। हालांकि पहले इनको अलग अलग रखा गया था किंगडम में, तब हमारा जो क्राइटेरिया था वो ये था कि सेल वॉल है कि नहीं। तो सेल वॉल है, इसलिए क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला को रख दिया गया था किसमें? एल्गी में, प्लांटी में। लेकिन अब हमने देखा कि ये यूनिसेल्स हैं, यूनिसेलुलर हैं, तो उनको वहाँ से हटा लिया गया और रख दिया गया किसमें? किंगडम प्रोटिस्टा में। एनिमल किंगडम, पैरामीशियम और अमीबा को एनिमल किंगडम में रखा था, लैक सेल वॉल। इट हैज़ पुट टुगेदर ऑर्गेनिजम्स विच इन अर्लियर क्लासिफिकेशन वर प्लेस्ड इन डिफरेंट किंगडम। तो प्रोटिस्टा इस्टेब्लिश करने से खासियत ये हुई कि पहले जो ऑर्गेनिजम्स अलग अलग किंगडम में प्लेस थे, रखे गए थे, क्योंकि क्राइटेरिया हमारा अलग था। हमारा क्राइटेरिया था सेल वॉल है कि नहीं है। तो अगर सेल वॉल है तो प्लांटी में रख दीजिए। इस वजह से क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला, क्योंकि इनमें सेल वॉल मिल रही है, तो सेल वॉल की प्रेजेंस होने की वजह से इनको प्लांटी में रख दिया गया था। और अमीबा और पैरामीशियम में आपको सेल वॉल की प्रेजेंस नहीं मिल रही, तो अमीबा और पैरामीशियम को रख दिया गया था एनिमल में। ठीक है, लेकिन अब हम लोगों ने अपना नज़रिया बदला। अब हम लोग देख रहे हैं कि जितने भी यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक सेल हैं
उनको हम लोगों ने रख देना है प्रोटिस्टा में। तो इसको भी हमने एल्गा से निकाला, प्रोटिस्टा में रखा, इसको भी एल्गा से निकाला, प्रोटिस्टा में रखा। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स, ऐसी सेल्स जो पहले अलग अलग किंगडम में थी, अब वो एक जगह अंडर वन रूफ आ गई, प्रोटिस्टा में आ गई, क्योंकि हमारा क्राइटेरिया, हमारी सोच, हमारा नज़रिया बदला, नज़र बदली, नज़ारे बदले वाली बात। और ये आ गए किसमें, ये आ गए हमारे किंगडम प्रोटिस्टा में। It has put together organisms which in earlier classification were placed in different kingdoms. This happened because the criteria for classification changed. ये क्यों हुआ कि अलग अलग ऑर्गेनिजम्स जो अलग अलग ग्रुप में थे अब अंडर वन रूफ प्रोटिस्टा में आ गए, क्योंकि हमारा नज़रिया बदल गया। बिकॉज द क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन चेंज, दिस काइंड ऑफ चेंजेस विल टेक प्लेस इन फ्यूचर टू, डिपेंडिंग ऑन द इम्प्रूवमेंट इन अवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। और ये जो अभी के तौर पे हमें चेंज हुआ कि हमने प्रोटिस्टा इस्टेब्लिश किया और इनको प्रोटिस्टा में प्लेस कर दिया, आने वाले समय में हो सकता है हमारा फिर से नज़रिया बदले, हमारी कुछ जानकारी में बढ़ोतरी हो, और हम देखें कि अभी जब हम नज़रिया बदल देंगे तो आप देखेंगे कि जो अभी ऑर्गेनिजम्स एक ही ग्रुप में है या अलग अलग ग्रुप में, हो सकता है आने वाले समय में एक ही ग्रुप के अलग अलग रख दिए जाएं या अलग अलग ग्रुप के एक ग्रुप में रख दिए जाएं। अगर आपका क्राइटेरिया बदलेगा, सोच बदलेगी, तो आपका उनको प्लेस करने का तरीका भी बदल जाएगा। फॉर टाइम बीइंग हमने ये देखा है कि यूनिसेलुलर यूकैरियोट जो है उनको हमें प्रोटिस्टा में रखना है। इस बिहार पे हमने क्लेमाइडोमोनस को, क्लोरेला को, पैरामीशियम को, अमीबा को, हालांकि इससे पहले वो अलग अलग किंगडम में थे, अभी हम लोगों ने उनको एक साथ इकट्ठे प्रोटिस्टा में रख दिया। ओवर टाइम एन अटेम्प्ट हैव बीन मेड to evolve a classification system which reflects not only the morphological, physiological and reproductive similarities। समय के साथ साथ इस बात की कोशिश करी जा रही है कि इवॉल्व किया जाए, इस तरह का क्लासिफिकेशन सिस्टम बनाया जाए जो कि ना केवल मार्फोलॉजिकल बाह्य रचना पे आधारित हो, फिजियोलॉजिकल रिप्रोडक्टिव सिमिलरिटीज पे भी आधारित हो। फिजियोलॉजी शारीरिक क्रिया विज्ञान, रिप्रोडक्टिव प्रजनन के तरीके के सिमिलरिटीज हो, ये तो हो ही हो, ना केवल ये हो मार्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, रिप्रोडक्टिव सिमिलरिटीज हो, बट आल्सो, लेकिन साथ के साथ उनमें फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप भी हो। फाइलोजेनी क्या है? हिस्ट्री ऑफ इवोल्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और अ स्पीसीज, दैट इज कॉल्ड एज फाइलोजेनी। तो फाइलोजेनी इज द हिस्ट्री ऑफ इवोल्यूशन ऑफ अ स्पीसीज और ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, दैट इज कॉल्ड एज फाइलोजेनी। तो फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, उनके जैव विकास का जो इतिहास है उनके बीच में भी समानता होनी चाहिए। इट इज़ बेस्ड ऑन द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। तो आने वाले समय में, या कहिए कि हम अब इस चीज़ को भी कंसीडर कर रहे हैं कि मार्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, रिप्रोडक्टिव सिमिलरिटीज हमें इसके अलावा फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप भी हो, जिससे कि जिनका फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप जो निकट के संबंधी हैं, तो चाचा ताऊ एक ही घर में रहेंगे और अलग अलग दूसरे घर में रहेंगे, जिनके बीच में रिलेशनशिप है वो एक ही फाइलोजेनी रिलेशनशिप, उनके जैव विकास का जो इतिहास है, अगर वो उनके पूर्वज कभी एक थे तो उनको हम एक ग्रुप में रख सकते हैं। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड फंजाई ऑफ व्हिटेकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। द किंगडम प्लांटी एंड एनिमिलिया, कॉमनली रेफर्ड एज प्लांट एंड एनिमल किंगडम रिस्पेक्टिवली, विल बी डील्ड दैट सेपरेटली इन द चैप्टर 3 and 4। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मोनेरा को, प्रोटिस्टा को, फंजाई को। तो 5 किंगडम में जो हम लोग को पढ़ने हैं, मोनेरा जो कि प्रोकैरियोटिक सेल का रिप्रेजेंटेशन है, प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर यूकैरियोट, फंजाई हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स, प्लांटी और एनिमिलिया। इस चैप्टर 2 में हम इन तीनों को पढ़ेंगे, चैप्टर 4 में प्लांटी को पढ़ेंगे, चैप्टर 3 में प्लांटी को पढ़ेंगे और चैप्टर 4 में हम लोग एनिमल किंगडम को पढ़ेंगे। ठीक है, तो किंगडम मोनेरा से हम लोग चालू करते हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी, नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मिलता हूँ किंगडम मोनेरा के साथ। टिल देन गुड लक, गुड बाय। इसको आप लोग R.H. व्हिटेकर को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। R.H. व्हिटेकर से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। एक तो पूछा जाएगा किस सन में, कौन सा उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, किस बिहार पे किया, मोड ऑफ न्यूट्रिशन के हिसाब। तो जब से इनके 5 हमने देखे थे, 5 कैरेक्टरिस्टिक इन्होंने फॉलो किए, सेल का स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन,
रिप्रोडक्शन, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। उस आधार पर इन्होंने फंजाई को इस्टेब्लिश किया। ये पूछा जाता है कि जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, 5 क्राइटेरिया फॉलो किए, उसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। कब दिया? 1969 में दिया। जो आपकी टेबल है, टेबल को अच्छे से देख लीजिए, टेबल से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता। इतना काफ़ी है। 3 डोमेन ऑफ लाइफ पूछा जाएगा आपसे। 3 डोमेन ऑफ लाइफ कार्ल ल्यूइस ने 1999 में उन्होंने 3 डोमेन, पहले 2 डोमेन में उन्होंने आर्की बैक्टीरिया को प्लेस किया है और दूसरे डोमेन में उन्होंने यू बैक्टीरिया को प्लेस किया। तो पहला आर्किया, दूसरा यू बैक्टीरिया और तीसरा जो है हमारा वो है किंगडम यूकैरिया। यूकैरिया में इन्होंने 4 किंगडम यूकैरियोट सेल्स के रख दिए हैं, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के रख दिए हैं 4 किंगडम। ठीक है, तो ये हो गया आपका 3 डोमेन ऑफ लाइफ के बारे में जानकारी। तो नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मिलता हूँ किंगडम मोनेरा के साथ। इसको यहाँ तक पढ़िए। टिल देन गुड लक, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।